अब सवाल ये है कि भाई आईओएल केमिकल स्टॉक, इसमें क्या है ऐसा जो इसे लेने जैसा है? पहली बात तो आप बोलेंगे यार इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, लगभग 700 से गिरा है ये, और अभी आज 386, ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 40 से लेके 50% का ड्रॉडाउन जो है आ गया, डाउन आ गया, राइट। और अभी ये फॉलिंग नाइफ की कैटेगरी में आ गया है। और ट्रेडिंग की दुनिया में आपको पता है कि एक बड़ा अच्छा एक कहावत है, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में भाई साहब हम तो वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वैल्यू इन्वेस्टर कौन होता है? जो मार्केट को, जब मार्केट कोई चीज को पढ़ नहीं पा रहा होता है और वैल्यू इन्वेस्टर्स को पढ़ पाता है, तो वो मार्केट के साथ कुतर्क करता है। मार्केट तू गलत है और मैं सही हूं, और आज मैं ले लेता हूं उसको और मैं सही वैल्यू पे इसे बेचूंगा। एक इनफॉर्मल जो है शब्दों में मैंने आपको कहा, इसकी बहुत, इसकी डीप है वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा जितना मेरी समझ है, जितना मेरा सीमित ज्ञान है। लेकिन आज मैं आपको सवाल बताऊंगा कि आईओएल केमिकल में ऐसा क्या है जो मैं इसे लेने की बात करूं। सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं आपको एक कुछ स्टैटिस्टिक्स जो भी इसके फाइनेंशियल्स हैं मैं आपको उससे अवगत कराता हूँ कि भाई सबसे पहले तो 10 का पी है, 10 का पी है इसका। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 25 का पी मार्केट का है, 17 का पी एफडी का है, और इसका पी 10 का है। मीन सबसे अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट ये है हमारी। अच्छा, आप बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 54.3% और आरओई है 43.1%। ठीक है। अच्छा, आज इस कंपनी को अगर कुछ हो जाता है, कितने में ये बिकेगी? 229 रुपीज में। यानी इसका पीबी जो है, करंटली इसका जो सीएमपी है वो 381 है, और पीबी जो है वो करीब करीब हो सकता है लगभग 1.5 का इसका पीबी हो, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो हम ऑलमोस्ट इसकी बुक वैल्यू के बहुत पास ले रहे हैं इस चीज को, राइट। दूसरा सवाल ये है कि इसमें क्या मुझे दिख रहा है। आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूं क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और मैं बता नहीं रहा, राइट। पर मैं बताऊंगा बहुत बाद में, सबसे पहले आपको स्टेटिस्टिक्स से अवगत करा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है। वो तो हर फार्मा फर्म की बढ़ रही है। फार्मा की रॉ मटेरियल तो आपको ही पता है, रॉ मटेरियल स्कैर्स है अभी और बढ़ रहा है, राइट। हर इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, चाहे डिवीज लैब हो, कोई भी फार्मा की कंपनी हो, उसका बढ़ रहा है। लेकिन वो फार्मा की कंपनियों का प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन इसका इस क्वार्टर में बढ़ा है। और नॉट ओनली प्रॉफिट, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है, राइट, इस क्वार्टर में। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कंपनी डिविडेंड देती है? बिल्कुल इसने, ये पहले देती नहीं थी, इस कंपनी ने देना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, लगातार डिविडेंड परसेंटेज बढ़ा रही है अपना, लगातार। अब आप बोलेंगे डिविडेंड दे रही है, ग्रोथ के बारे में तो सोच ही नहीं रही, एक्विजिशन तो कर नहीं रही, लेकिन ये लोगों को डिविडेंड दे रही है। अब जब इसको पैसा लेना होगा तो लोन लेगी, ये तो रिस्की है आप ऐसा कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका सबूत है। ये आपको डिविडेंड भी दे रही है और साथ साथ में एक्विजिशन भी कर रही है, फिक्स एसेट भी बढ़ा रही है। मतलब मैनेजमेंट जो है कितना डिप्लोमेटिकली खेल रहा है इस कंपनी में, राइट। ठीक है। दूसरे जो फैक्ट्स मैं आपको, एक स्टोरी जिसे कहते हैं, ये तो फाइनेंशियल्स की बात हो गई, लेकिन हर स्टॉक के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी ये है कि इस कंपनी के पास 350 करोड़ का आइडल कैश है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से इसके पास पड़ा हुआ है 350 करोड़ का कैश। हर जगह सवाल है भाई ये किसके लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताता हूं कि इसको जो है कोरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। कोरिया की हेल्थ मिनिस्ट्री इसको इतने सारे इसके एपीआई अप्रूव कर रही है कि आप सोच नहीं सकते। कोरिया में इसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। फिर करंटली ये इस जो अपने एग्जिस्टिंग कैश है
जो आई मीन 350 करोड़ के अलावा का जो कैश है, उससे ये जो है एक नए ड्रग की, शायद मैं इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा ही अच्छा नाम था इसका। सबसे मैं आपको जस्ट कंफर्म करके बता देता हूँ। क्लोपिडग्रेल, राइट। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर जितना मेरे को आता है उतना मैंने लिख दिया। क्लोपिडग्रेल के ऐसे प्लांट्स बना रही है ये जो कि इसके पीयर्स से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स बना रही है और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। क्लोपिडग्रेल जो है ये बेसिकली हार्ट अटैक्स को रोकने के लिए यूज होती है, और हार्ट अटैक के जितने भी मरीज हैं उन पर इस्तेमाल होती है, राइट। ये भी एक स्टोरी है हमारे पास। और इसकी एक और एक स्टोरी है कि जनवरी के एंड में इसके मैनेजमेंट एक कड़ा फैसला ले लिया होगा अभी तक कि ये 350 करोड़ का क्या करना है। एक और चीज है जो मार्केट इसको बहुत बहुत अंडररेट करती थी, कि इसके पास एक ही प्लांट है, ओनली वन प्लांट फॉर फार्मा एंड केमिकल्स सेगमेंट, सिर्फ एक ही प्लांट है। तो आप कहेंगे एक ही प्लांट में क्या प्रॉब्लम है? देखो, एक प्लांट करने से क्या होता है, हर कंपनी को कम से कम एक से ज्यादा प्लांट रखना चाहिए, ताकि जो रिस्क है वो कम हो जाए। कभी कभी होता है कि भाई एक फैक्ट्री है, उसी में आग लग गई, वो प्रोडक्शन रुक गया, सेल्स रुक गई, सेल्स रुक गई, प्रॉफिट रुक गया। इसीलिए ऐसा सजेस्ट करते हैं कि खासकर कि फार्मा और केमिकल सेगमेंट में आपको एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होने चाहिए। मैनेजमेंट इस पर भी विचार कर रहा है, और मैनेजमेंट जल्द से जल्द इसकी दूसरे प्लांट्स भी स्टेब्लिश करेगा। तो ये धीरे धीरे, मैं जितना जितना मैं इस सारी स्टोरीज को, जितने भी मैंने इसको सम करूं, मैनेजमेंट जो है बड़ा ही डिप्लोमेटिकली खेल रहा है। मैनेजमेंट समझदार समझदार है। चार्ट के हिसाब से देखूं तो चार्ट से तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चार्ट में ऐसा कहा जाता है, जितनी जितनी मैंने वेव्स के बारे में पढ़ा है, थियरीज के बारे में पढ़ा है, कि कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेंड 3 स्विंग में खत्म हो जाता है। 3 स्विंग के बाद काफी संभावना बढ़ जाती है कि वो बाउंस बैक करे। वो स्टॉक, वो कितना बाउंस बैक करेगा हमें नहीं पता, लेकिन वो बाउंस बैक करता है। अगर मैं ध्यान से आपको देखूं, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आईओएल केमिकल में एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा, और ये थर्ड स्विंग जस्ट चालू ही हुआ है डाउन ट्रेंड का। सलाह ये नहीं कि अभी लो, क्योंकि थर्ड स्विंग ऑलमोस्ट थर्ड स्विंग मेकिंग में है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि अभी एक्यूमुलेट मत करो एक साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ इस महीने में, यानी फेब में इसके 10 शेयर लेने, मार्च में इसके 15 शेयर लेने, और अप्रैल में इस कंपनी के सारे शेयर ले लेने, यानी 100 शेयर का टारगेट है हमारा, इसके 75 शेयर ले लेने। ये प्लान से हम चलेंगे तो इसका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट, लॉन्ग रन का जो टारगेट इसका बनता है वो बनता है 650 का। ओके, अब आप कहेंगे स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस कहूंगा 275 का। अगर आप इस टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है काफी हद तक, क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है, डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, लेकिन जितना मेरे को टेक्निकल के बारे में मानना था, 3 स्विंग में ट्रेंड खत्म हो जाता है और बाउंस बैक आता है। तो ये स्ट्रेटेजी से आप चलिए, ये जो मैंने बताई है 100 क्वांटिटी में ही आपको खेलना है। सिर्फ पोजीशन साइजिंग ध्यान से, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग है, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, इसलिए पोजीशन साइजिंग कम रखनी है। ओके, चलिए फिर।